जय हिंद साथियों। मूल्यांकन वाला खंड हम लोग बड़ी सफलतापूर्वक कंप्लीट कर चुके हैं और मूल्यांकन से जुड़े हर हर बिंदु पर, हर पहलू पर मैंने आपकी श्रेष्ठतम समझ बनाने का प्रयास किया है। तो वो सारे वीडियोस जो मूल्यांकन से जुड़े लगभग 10 एक वीडियोस हैं जो केवल मूल्यांकन को समर्पित हैं, उन सभी वीडियोस को आप बहुत अच्छे से एक क्रम में जब आप देख चुके होंगे, तो उसके बाद फिर क्रम आता है, फिर नंबर आता है निदानात्मक परीक्षणों का और हम मूल्यांकन पढ़ने के बाद निदानात्मक परीक्षणों को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि निदानात्मक परीक्षण होते क्या है, डायग्नोसिस टेस्ट क्या होते हैं। तो हम इस पे एक बार चर्चा करेंगे, डायग्नोसिस टेस्ट क्या होते हैं और फिर उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है। तो मैं सबसे पहले जिसे निदान होता है, निदान, इसे हम अंग्रेजी में डायग्नोसिस बोलते हैं और उपचार जो होता है उसको अंग्रेजी में रेमेडी बोलते हैं और इसीलिए जो टीचिंग चलेगी वो रेमेडियल टीचिंग चलेगी। डायग्नोसिस और रेमेडी। निदानात्मक परीक्षण क्या होते हैं? वैयक्तिक भिन्नता के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक समूह, प्रत्येक कक्षा समूह, जिस कक्षा में आप जाते हो उस हर कक्षा समूह में निश्चित तौर पर ऐसा होता है कि आपको प्रतिभाशाली, औसत और कमजोर यानी कि पिछड़े छात्र आपको निश्चित तौर पर मिलते ही मिलते हैं। आप कहीं भी पढ़ाओ, किसी भी कक्षा में पढ़ाओ, किसी भी समूह को पढ़ाओ। तो मूल्यांकन वाले खंड में हमने पढ़ा कि ये जो वैयक्तिक भिन्नता के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कक्षा में जो अलग-अलग बौद्धिक क्षमता के बालक हैं, प्रतिभाशाली, औसत और कमजोर, इनका पता हम विभेदीकरण वाले मूल्यांकन से, ऐसे मूल्यांकन जिनमें विभेदीकरण होता है, मूल्यांकन की विभेदकारिता में हमने इस बात को पढ़ा। आप उनके माध्यम से बच्चों से पता लगा सकते हैं कि इनमें बच्चों में समूह में कौन से बच्चे प्रतिभाशाली हैं, कौन से औसत हैं, कौन से कमजोर हैं। ये विभेदकारिता का गुण जिन मूल्यांकन में होता है, वो बड़े आराम से पता लगा सकते हैं। तो सामान्य जो मूल्यांकन होते हैं, वो मूल्यांकन इस बात में तो सक्षम होते हैं कि कक्षा के कमजोर छात्र कौन से हैं, औसत कौन से हैं, प्रतिभाशाली कौन से हैं। लेकिन साधारण तौर पर लिए जाने वाले ये मूल्यांकन यानी कि सामान्य मूल्यांकन इस बात का पता नहीं लगा पाते कि उन कमजोर बालकों की कमजोरी का कारण क्या है। यानी कि ये तो पता लगा लेंगे कि कमजोर बालक कौन है, लेकिन उसकी कमजोरी का कारण क्या है, इस कारण को पता लगाने में सक्षम नहीं होते हैं। ये काम जो विशेष परीक्षण करते हैं, जो विशेष परीक्षण, विशेष मूल्यांकन जो इस बात का पता लगाएंगे कि कमजोर बालक की कमजोरी का कारण क्या है। कमजोर कौन है इस बात का पता सामान्य उपलब्धि परीक्षणों ने पता लगा लिया, जिसके अंदर विभेदकारिता के गुण थे, लेकिन उसकी कमजोरी का कारण क्या है, ये कमजोरी का कारण निदानात्मक परीक्षण पता करते हैं और निदानात्मक परीक्षण सामान्य परीक्षणों से भिन्न होते हैं। एक प्रश्न बड़ा अच्छा बनता है कि निदानात्मक परीक्षण और उपलब्धि परीक्षण, जो सामान्य उपलब्धि परीक्षण होते हैं, इनमें किस एक मुख्य आधार पर अंतर होता है? मुख्य अंतर किस चीज का होता है? तो मुख्य अंतर होता है उद्देश्य का। अभी हम उसको लिखेंगे उद्देश्य के आधार पे। इसका उद्देश्य केवल केवल यह पता लगाना है कि प्रतिभाशाली, औसत, कमजोर कौन है। इसका उद्देश्य केवल यह पता लगाना है कि बच्चे को कितना आता है। लेकिन निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है कि बच्चे को क्यों नहीं आता है, उसकी कमजोरी का कारण क्या है। तो उद्देश्य का अंतर होता है। यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि सामान्य परीक्षणों में, उपलब्धि परीक्षणों में और निदानात्मक परीक्षणों में किस आधार पर अंतर होता है, उद्देश्यों का अंतर होता है। और अभी हम जब इसको पढ़ेंगे तो इसमें एक सारणी, अंतर सारणी बनाएंगे जिसमें उपलब्धि परीक्षण और निदानात्मक परीक्षण के अंतर को मैंने बहुत मजबूती से, बहुत शानदार बिंदुओं के तहत मैंने उनको अलग अलग किया है। वो आपको समझने में बहुत ज्यादा सहायता देगा। तो मैं एक बार शुरुआत करता हूं और जैसा नाम से पता लग रहा है, डायग्नोसिस, निदान यानी कि पता लगाना। उपचार बाद में होगा, पहले पता लगेगा। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, उसे अपने कुछ सिम्टम्स बताते हो कि मुझे ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। डॉक्टर आपका कुछ टेस्ट लिखता है, वो टेस्ट कराने के लिए आप जिस एक लैब पर जाते हो, वहां पे लिखा रहता है डायग्नोस्टिक सेंटर। वो डायग्नोस्टिक सेंटर होता है। वो डायग्नोस्टिक सेंटर आपके शरीर के अंदर जो कमियां हैं, उन कमियों का पता बताता है चेकअप के माध्यम से, टेस्ट के माध्यम से।
और आप जब उसको बोलते हो कि मुझे इलाज लिख दो, वो इलाज नहीं लिखता है, वो केवल कमी का पता बताता है। इलाज डॉक्टर लिखता है। ध्यान रखो, डायग्नोस्टिक टेस्ट, निदानात्मक परीक्षण केवल कमी का पता बताएंगे, उसका इलाज नहीं करेंगे। इलाज उपचारात्मक शिक्षण करेगा। तो हम क्रम से, ये पार्ट 1 है, इसको निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण, इसको हम 2-3 पार्ट में पढ़ेंगे। और मैं चाहूंगा कि विस्तार से फिर आपकी समझ बने, क्योंकि शायद इतने ज्यादा विस्तार से मेथड्स मैंने भी पहले कभी इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, लेकिन इतना ज्यादा विस्तार दे करके हर बात को खोल खोल करके मैंने भी बहुत कम अवसरों पे पढ़ाए हैं। लेकिन मैंने इस बार सोचा था कि बच्चों को जबरदस्त तरीके से मेथड्स के लिए तैयार करना है, जिससे शानदार उनकी समझ बने। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद्यार्थियों। सामान्य परीक्षणों से भिन्न अभी बात हम करेंगे। हम पहले थोड़ी सी एक बात कर लेते हैं। वैयक्तिक भिन्नता, थोड़ी सी एक अच्छी सी भाषा बने, आपके नोट्स बने, शानदार तरीके से बने, पूरी भाषा आपकी समझ में आए। वैयक्तिक भिन्नता के सिद्धांतों के आधार पर माना जा सकता है, आधार पर माना जा सकता है कि प्रत्येक कक्षा समूह में बौद्धिक आधार पर, प्रत्येक कक्षा समूह में बौद्धिक आधार पर प्रतिभाशाली प्रतिभाशाली औसत पिछड़े यानी कि कमजोर विद्यार्थी होते हैं, कमजोर विद्यार्थी होते हैं तथा इनका पता एक विभेदकारी, आपको पता है ये जो पता करने वाला मूल्यांकन होता है वो विभेदकारी होता है। हमने मूल्यांकन की विशिष्टता में पढ़ा था कि ऐसा मूल्यांकन जो कक्षा के औसत प्रतिभाशाली कमजोर बच्चों की पहचान करने में सक्षम हो, वो मूल्यांकन विभेदकारी मूल्यांकन होता वो उपलब्धि मूल्य परीक्षण ही है। तो पता एक विभेदकारी उपलब्धि परीक्षण, विभेदकारी उपलब्धि परीक्षण तथा इनका पता एक विभेदकारी, इसको मैं अंडरलाइन कर, विभेदकारी उपलब्धि परीक्षण द्वारा किया जा सकता है। ये मैं भूमिका लिख रहा हूं, ध्यान रखो, और बहुत अच्छी भूमिका बनेगी, चिंता मत करो। हर बात आपके दिमाग की कोने कोने में घुसा करके मानूंगा। आपको पता है मेरी क्षमताएं, आप जानते हो, हर तरीके के एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाने की ताकत रखता हूं, और आपको अच्छे से पता है। ये अच्छे से आपको समझना है कि एक सामान्य तौर पे लिए जाने वाला जो परीक्षण है, जिसे हम उपलब्धि परीक्षण कहते हैं, वो विभेदकारी है। उसमें सरल, मध्यम, कठिन स्तर के प्रश्न है, और वो बच्चों को जब अप्लाई किया जाएगा, उस परीक्षण को लिया जाएगा, वो सक्षम है इस बात का पता करने के लिए कि कौन प्रतिभाशाली है, कौन औसत है, कौन कमजोर है। लेकिन कमजोर बालक की कमजोरी का कारण क्या है, ये पता नहीं कर सकता है। तो हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं। किंतु किंतु ये सामान्य किंतु ये सामान्य उपलब्धि परीक्षण, सामान्य उपलब्धि परीक्षण यह तो पता कर सकते हैं, यह तो पता कर लेते हैं कि शैक्षिक रूप से शैक्षिक रूप से दुर्बल बालक कौन है, दुर्बल बालक कौन है। किंतु
किंतु उनकी शैक्षिक दुर्बलता के कारण, किंतु उनकी शैक्षिक दुर्बलता के कारण, और मैंने अंडरलाइन किया है, यानी कि सामान्य उपलब्धि परीक्षण जो है वो ये तो पता कर लेते हैं कि कमजोर कौन है, शैक्षिक दुर्बल कौन है, लेकिन शैक्षिक दुर्बलता के कारण क्या है ये पता करने में सक्षम नहीं थे। किंतु उनकी शैक्षिक दुर्बलता के कारण पता करने में सक्षम नहीं होते, यह काम कौन करते हैं? यह काम निदानात्मक परीक्षण करते हैं। यह काम निदानात्मक परीक्षण करते हैं। तो ये जो काम है, ये काम निदानात्मक परीक्षण करेंगे कि कमजोर बालक की कमजोरी का कारण क्या है, शैक्षिक दुर्बलता का कारण क्या है, ये बात। तो हम अब इसको थोड़ा सा अपने स्तर से, अभी हम परिभाषाएं तो देखेंगे, मनोवैज्ञानिकों ने जो परिभाषाएं दी है महत्वपूर्ण परिभाषाओं में हम देखेंगे, लेकिन अब हम अपने स्तर से इसको परिभाषित करते हैं निदानात्मक परीक्षण को। और क्या परिभाषित करेंगे? अतः सामान्य परीक्षणों से भिन्न, सामान्य परीक्षणों से भिन्न बल्कि सामान्य परीक्षण को मैं और थोड़ा सा बेस्ट लिखूं, सामान्य उपलब्धि परीक्षणों से भिन्न, है ना, क्योंकि अभी हम अंतर की सारणी भी देखेंगे। अतः सामान्य उपलब्धि परीक्षणों से भिन्न ऐसे विशेष परीक्षण जो न केवल शैक्षिक दुर्बलता के कारणों, का पता लगाते हैं, बल्कि उन कारणों का विश्लेषण कर समाधान का परामर्श भी देते हैं। ऐसे लिखो, समाधान का परामर्श भी देते हैं। और बहुत ध्यान से ये परिभाषा हमने बनाई है, ये परिभाषा भी मनोवैज्ञानिकों की नहीं है, मनोवैज्ञानिकों की परिभाषा भी आएगी। ध्यान से सुनो कि सामान्य उपलब्धि परीक्षणों से भिन्न, उपलब्धि परीक्षण वे परीक्षण जो ये पता लगा रहे कि कमजोर कौन, प्रतिभाशाली कौन, औसत कौन, लेकिन कमजोर कौन है ये पता बता के छोड़ दिया, उसकी कमजोरी का कारण क्या है ये नहीं बताया। तो इस बात का पता निदानात्मक परीक्षण करेंगे, ये काम निदानात्मक परीक्षण का होगा। तो निदानात्मक परीक्षण सामान्य उपलब्धि परीक्षणों से भिन्न ऐसे विशेष परीक्षण हैं। मुझे बच्चे कई बार जब ऑफलाइन क्लास में पूछते हैं कि सर क्या निदानात्मक परीक्षण उपलब्धि परीक्षणों से बिल्कुल अलग होते हैं? मैंने कहा बिल्कुल अलग होते हैं, ये अलग, इनके लिए जाने का तरीका ही अलग होता है, इनमें प्रश्न ही अलग तरीके से, वो भी हम अंतर सारणी में देखेंगे कुछ चीजें। तो सामान्य उपलब्धि परीक्षणों से भिन्न ऐसे विशेष परीक्षण जो न केवल शैक्षिक दुर्बलता के कारणों का पता लगाते हैं, न केवल पता लगाएंगे दुर्बलता के कारणों का, बल्कि उन कारणों को दूर करने का, उन कारणों का विश्लेषण करेंगे और उन्हें दूर करने का परामर्श भी देंगे। ध्यान को दूर नहीं करेंगे, दूर करने का काम उपचारात्मक शिक्षण करेगा, दूर करने का केवल ये परामर्श देंगे, ये परामर्श देंगे कि इनको कैसे दूर किया जाएगा। तो ये जो काम होता है, ये काम निदानात्मक परीक्षणों का होता है कि वो दुर्बलता के कारणों का पता करें और उन कारणों को कैसे दूर किया जाएगा, विश्लेषण। और ये आपको पता है बहुत अच्छे से, अलग से ये एक टॉपिक होता है
कि जब दुर्बलता के कारणों का पता किया जाता है तो पता करने के बाद जो कारणों का विश्लेषण जो होता है, उस कारणों के विश्लेषण को ही त्रुटि विश्लेषण कहते हैं। हम उन त्रुटियों का विश्लेषण करते हैं और त्रुटियों का विश्लेषण करके ये पता, उदाहरण में आपको उदाहरण भी देता हूं। चलिए मैं सरल भाषा में आपको उदाहरण देता हूं। इससे पहले एक इंपोर्टेंट बात लिख दूं, उपलब्धि परीक्षणों तथा निदानात्मक परीक्षणों, ये बहुत बहुत बार परीक्षा में आया है, इसलिए इस प्रश्न को बहुत अच्छे से समझ लेंगे। तथा निदानात्मक परीक्षणों में मुख्य अंतर किसका होता है? उद्देश्यों का होता है। उद्देश्यों का होता है। ये परीक्षा में कई बार आया ये वाला प्रश्न कि सामान्य परीक्षणों में और निदानात्मक परीक्षणों में मुख्य अंतर किसका होता है। वैसे तो मैं अभी सारणी बना करके विस्तार से चर्चा कर रहा हूं, हर बात आपकी समझ में आएगी। तो निदानात्मक परीक्षण वे परीक्षण है जो सामान्य परीक्षणों से अलग है, और अलग ऐसे परीक्षण हैं जो इस बात का पता करेंगे कि बच्चों की कमजोरी का कारण क्या है, लेकिन एक काम और करेंगे, वो उसके समाधान का परामर्श भी देंगे कि इसको ऐसे दूर किया जाएगा। और कारणों का विश्लेषण करके जो परामर्श होगा, उस परामर्श के आधार पर ही उपचारात्मक शिक्षण योजना बनेगी। इसीलिए कहा जाता है कि निदानात्मक परीक्षण उपचारात्मक शिक्षण का आधार होते हैं। ये बात आप कई जगह प्रश्नों में आप देखेंगे। प्रश्न उल्टा सीधा कैसे भी आता है, प्रश्न आता है कि उपचारात्मक शिक्षण का आधार क्या होता है, तो निदानात्मक परीक्षण होता है। और प्रश्न आता है कि निदानात्मक परीक्षण का उच्चतम चरण क्या होता है, उच्चतम स्थिति क्या होती है, तो उच्चतम का मतलब होता है उपचारात्मक शिक्षण। निदानात्मक परीक्षण कर लेंगे, उसके बाद आपको लास्ट जो स्थिति है वो उपचारात्मक शिक्षण पे जाना पड़ेगा, और उपचारात्मक शिक्षण का आधार निदानात्मक परीक्षण होते हैं। तो मैं इस लाइन को भी लिख देता हूं, निदानात्मक परीक्षण ही उपचारात्मक शिक्षण। ध्यान रखो, निदानात्मक शब्द आएगा तो लगेगा परीक्षण, और उपचारात्मक शब्द आएगा तो लगेगा शिक्षण। उपचारात्मक परीक्षण कुछ नहीं होता है, और निदानात्मक शिक्षण कुछ नहीं होता है। निदानात्मक शिक्षण नाम का कोई वर्ड नहीं है। निदानात्मक होगा परीक्षण, उपचारात्मक होगा शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण का आधार होते हैं। और देखो कैसे होती है, मैं इसको समझा दूं, आप इसको छोटा सा एक एग्जाम्पल, मैं गणित का एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। सारे बच्चे किसी भी विषय के होंगे जब इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इस छोटे से सरल एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। क्योंकि मैं बता रहा हूं कि जो कमी है बच्चे की, उस कमी को उपलब्धि परीक्षण क्या करेगा, निदानात्मक परीक्षण क्या करेगा, फिर उपचारात्मक शिक्षण क्या करेगा। इस बात को बड़ी एक सरल एग्जाम्पल से समझो। जैसे मान लीजिए एक प्रश्न है कि 25 प्लस मान लीजिए 38, ये जोड़ना है 25 प्लस 38, और इस बच्चे ने 25 प्लस 38 को ऐसे जोड़ा है कि 5 और 8 13, 2 और 3 5। उस बच्चे ने इस योग को ऐसे किया है, 5 और 8 13, उसने 13 पूरा लिख दिया है, और 2 और 3 5। अब 25 और 38 का योग 513 नहीं होता है। ये बच्चा क्या गलती कर रहा है आपको पता है। अब आप देखो उपलब्धि परीक्षण क्या करेगा। उपलब्धि परीक्षण तो ये करेगा, उपलब्धि परीक्षण आएगा, मान लीजिए 2 नंबर का सवाल है, तो 2 नंबर का सवाल है, वो इस सवाल को देखेगा कि अच्छा वाह बेटा वाह, 25 और 38 513, तेरा बाप भी गणित नहीं सीख सकता, और इसको दे करके 00 और आगे बढ़ जाएगा। ये बोलेगा, उपलब्धि परीक्षण बोलेगा कि ये गधेड़ा है, इसको कुछ नहीं आता है, यानी कि ये कमजोर बच्चा है, इसको कमजोर घोषित करके इसको 00 अंक दे करके आगे बढ़ जाएगा। वो इस बात की तह में जा ही नहीं रहा है कि ये बच्चा बेसिकली गलती क्या कर रहा है। उसने सिर्फ ये कहा कि ये कमजोर है, इसको योग करना नहीं आता है, और 0 इसका अंक है, उसने एक उपलब्धि दे दी।
लेकिन निदानात्मक परीक्षण इस चश्मे से नहीं देखेगा। निदानात्मक परीक्षण इस पे विचार करेगा कि यार इसको योग करना आता है कि नहीं आता है। तो वो इस बात पे निर्णय पे पहुंचेगा कि हाँ इसको योग करना तो आता है, क्योंकि 5 और 8 13 कर रहा है, सही किया है। 2 और 3 5 कर रहा है, सही किया है। लेकिन इसमें एक कमी है कि 5 और 8 जो 13 आ रहा है, उसमें जो दहाई है, उस दहाई को शिफ्ट करने का उसको समझ नहीं है। तो निदानात्मक परीक्षण इस कमजोरी को करेगा। तो ये काम तो करेगा उपलब्धि परीक्षण, और निदानात्मक परीक्षण इस कमजोरी के कारण का पता लगाएगा, कारण का विश्लेषण करेगा, और विश्लेषण करके त्रुटि विश्लेषण निकालेगा। त्रुटि विश्लेषण क्या होगा? त्रुटि विश्लेषण होगा नंबर फर्स्ट, बालक को हासिल का ज्ञान नहीं है। एक तो हासिल का ज्ञान नहीं है, दूसरा त्रुटि विश्लेषण करेगा, मात्रात्मक समझ नहीं है। आप देखो, मैंने एक विषय से एक एग्जाम्पल उठा लिया है। आप किसी भी विषय के बच्चे हो, सबके समझ। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने गणित से उठाया है, समझ में आपके सब आएगा। ये चल क्या रहा है? ये चल रहा है कि 25 और 38 साधारण एक सवाल था जोड़ने का। इस बच्चे ने जोड़ा, इस तरीके से जोड़ा, गलत जोड़ा। उपलब्धि परीक्षण में ये सवाल आया, उपलब्धि परीक्षण 00 दे करके और इसको कमजोर घोषित करके, इसको जोड़ना नहीं आता ये कह करके, और उपलब्धि देके 0 अंक और निकल जाएगा। निदानात्मक परीक्षण विश्लेषण करेगा कि यार इसको जोड़ना तो आता है, थोड़ी सी गड़बड़ है। ऐसा नहीं है, हम ये नहीं बोल सकते कि इस बच्चे को जोड़ना नहीं आता, क्योंकि इस हिसाब से बच्चा जोड़ कर रहा है, इस हिसाब से तो इस बच्चे को कितने भी सवाल दे दो, लेकिन बिना हासिल वाले दे दो, बिना हासिल के इस बच्चे को भले आप 100 सवाल दे दो, ये सारे 100 सवाल सही कर लेगा बिना गलती के। लेकिन दिक्कत आ रही है 5 और 8 13 हासिल में, वो हासिल को ट्रांसफर नहीं कर पा रहा है। तो विश्लेषण करके कारण का विश्लेषण किया, और कारण का विश्लेषण किया कि बालक को हासिल का ज्ञान नहीं है। एक तो ये विश्लेषण, बच्चे को मात्रात्मक समझ भी समझ लो। मात्रात्मक समझ है कि बच्चे को इतना एक मात्रा का पता होना चाहिए कि 25 और 38 निकट होता है 40 के, तो 40 और 25 का मामला 65 के आसपास पहुंचता है। तो इतना बच्चे को समझ होनी चाहिए। ये दूसरी तीसरी क्लास में बच्चे की ये समझ बनाई जाती है, मात्रात्मक समझ, कि इतना और इतना जुड़ करके कितना आ सकता है। सॉरी, इतना और इतना जुड़ करके कितना आ सकता है। तो बच्चे को ये थोड़ी सी मात्रात्मक समझ अगर होती, तो बच्चा कहीं ना कहीं अनुमान लगा सकता था कि 25 और 38 जुड़ करके कुछ 60-65 के आसपास आएंगे। इतना 513 इतना तो नहीं आ सकते। तो ये बच्चे की मात्रात्मक समझ का भी दोष है। तो हासिल का ज्ञान नहीं है, मात्रात्मक समझ भी नहीं है। अब क्या होगा? अब ये होगा कि ये काम निदानात्मक परीक्षण ने किया। ये काम तो उपलब्धि परीक्षण ने किया, 0 देकर के उपलब्धि देकर के आगे बढ़ गया। ये काम निदानात्मक परीक्षण ने किया। उसने कारण का पता लगाया, कारण का विश्लेषण किया, जिसे हम त्रुटि विश्लेषण कहेंगे। अब यहां के बाद काम शुरू होगा। अब देखो, इसने ये परामर्श दिया है, ये निदानात्मक परीक्षण ने ये परामर्श दिया है कि बच्चे को हासिल का ज्ञान नहीं है और बच्चे को मात्रात्मक समझ नहीं है। अब यहां से आगे चालू होगा कौन सा काम? यहां से आगे चालू होगा उपचारात्मक शिक्षण का काम। तो इस उपचारात्मक शिक्षण और उपचारात्मक शिक्षण पे क्या किया जाएगा? अब इस बच्चे के साथ केवल यही काम किया जाएगा कि बच्चे को हासिल का ज्ञान कराए, और कुछ नहीं पढ़ाया जाना है। मतलब जहां से कमी निकली है उस प्रकार के प्रश्नों में और कुछ नहीं पढ़ाना है, बच्चे को हासिल का ज्ञान कराना है, मात्रात्मक समझ बनानी है। तो निदानात्मक परीक्षण के दिए गए सुझावों, परामर्शों के आधार पर जो शिक्षण कराया जाता है वो उपचारात्मक शिक्षण होता है। और उपचारात्मक शिक्षण में यही आधार बनेगा। इसीलिए तो हमने कहा कि उपचारात्मक शिक्षण का जो आधार होता है वो निदानात्मक परीक्षण होता है। ये काम निदानात्मक परीक्षण का है, ये निदानात्मक परीक्षण का काम है। और उपचारात्मक शिक्षण, तो वहां पे अब बच्चे को केवल और केवल इसी चीज की कमी को दूर करने का शिक्षण कराया जाएगा। तो निदानात्मक परीक्षण सामान्य उपलब्धि परीक्षणों से भिन्न ऐसे परीक्षण जिसमें न केवल कमजोरी के कारणों को जाना जाता है, बल्कि उन कारणों को दूर करने का परामर्श भी प्रस्तुत किया जाता है। ये परामर्श है, सामान्य परीक्षणों से अलग प्रकार के होते हैं।
उद्देश्यों का अंतर होता है। उपलब्धि परीक्षण में, निदानात्मक परीक्षण में उद्देश्यों का अंतर होता है। ये अभी हम एक सारणी बनाएंगे, उस सारणी में विस्तार से बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। तो हमने ये जो परिभाषित किया कि सामान्य परीक्षणों से भिन्न ऐसे विशेष परीक्षण जो न केवल कमजोरी के कारणों का पता लगाते हैं बल्कि उन कारणों को दूर करने का परामर्श भी देते हैं, वो निदानात्मक परीक्षण होते हैं। ये हमने परिभाषित किया। लेकिन मनोवैज्ञानिक क्या परिभाषित करते हैं? मनोवैज्ञानिकों ने, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने क्या परिभाषाएं दी हैं निदानात्मक परीक्षण की, उसको हम एक बार देखते हैं। और अच्छी परिभाषा, मैंने परीक्षा की दृष्टि से जो इंपोर्टेंट परिभाषाएं हैं उनको शामिल किया है, एक बार उन परिभाषाओं को देखें। आप लिख करके रख लिया, टाइम आपका वेस्ट नहीं हो। और इंपोर्टेंट परिभाषाएं हैं, क्या है महत्वपूर्ण परिभाषा है? सबसे पहली परिभाषा है कार्टर वुड की। परिभाषा को परिप्रेक्ष्य में समझिए। निदान का अर्थ है सीखने संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप को निर्धारित करना। ये वही बात आ गई कार्टर वुड की जो मैंने अभी बोली थी, क्या कि सीखने संबंधी जो कठिनाइयां हैं और कमियां हैं उनका स्वरूप क्या है यह निर्धारित करना है। यह कार्टर वुड की परिभाषा। दूसरी परिभाषा भी इंपोर्टेंट है, योकम तथा सिम्पसन की। ये क्या है? योकम तथा सिम्पसन की परिभाषा। निदानात्मक परीक्षण वह उपकरण है जो, एक बार आप किधर से देख पा रहे हैं? इधर से देख पा रहे हैं। निदानात्मक परीक्षण वह उपकरण है जो शिक्षा वैज्ञानिकों द्वारा छात्रों की कठिनाइयों को ज्ञात करने, ध्यान रखो, कठिनाइयों को ज्ञात करने और यथासंभव उस कठिनाई के कारणों को व्यक्त करने के लिए रचा गया है। यानी कि योकम सिम्पसन भी इस बात को बोल रहे हैं कि निदानात्मक परीक्षण इस कारण से रचे गए हैं कि वो छात्रों की कठिनाइयों को ज्ञात करें और कठिनाई के कारणों को ज्ञात करें। ये योकम सिम्पसन की एक और परिभाषा है, इंपोर्टेंट है ये परीक्षा की दृष्टि से, ब्रूकर तथा मेलवी। और ब्रूकर तथा मेलवी की परिभाषा क्या है? निदानात्मक परीक्षणों का मुख्य उद्देश्य किसी विषय वस्तु में बालकों की विशिष्ट कमजोरी, इस विशिष्ट कमजोरी को प्रकाश में लाना है। जो बालकों के अंदर विशिष्ट प्रकार की कमजोरी है किसी विषय क्षेत्र में, उसको प्रकाश में लाना है ताकि कमजोरी के कारणों की छानबीन करके उनका उपचार किया जा सके। यानी कि उपचारात्मक शिक्षण तब आएगा जब कमजोरी के कारणों की छानबीन हो जाएगी। तो इंपोर्टेंट परिभाषाएं हैं और मैं समझ रहा हूं कि ये जो परिभाषाएं तीनों आप देखेंगे गत वर्ष परीक्षा में कहीं ना कहीं रिपीट हुई हैं, कहीं ना कहीं होती हैं। तो और ये सक्षम है, निदानात्मक परीक्षणों को स्पष्ट करने के लिए सब सक्षम है। तो निदानात्मक परीक्षण क्या है ये आप समझ गए हैं। सामान्य उपलब्धि परीक्षणों से भिन्न होंगे, उद्देश्य में भिन्न होंगे। इनका उद्देश्य कोई उपलब्धि या ग्रेड प्रदान करना नहीं होगा, इनका उद्देश्य तो कमजोरी के कारणों का पता लगाना होगा। एक बड़ा अच्छा श्रेष्ठ प्रश्न बनता है यहां से, इस जो बिंदु हमारा चल रहा है, क्योंकि निदानात्मक परीक्षण को मैंने कहा आपको 2-3 खंडों में मैं आपको पढ़ाऊंगा। कम से कम 3 खंड आपके, मिनिमम 3 खंड तो आपके बनेंगे। और ज्यादा विस्तार मैंने कुछ और कंटेंट और शामिल कर लिया तो 4 बना देंगे, जिससे आपका संपूर्ण शिक्षण हो। हर बात आपको इतने अच्छे से पता लगे कि जिंदगी में फिर आपको उसके बाद कभी विधियां पढ़ने की जरूरत ना पड़े। हालांकि इसमें मेरा घाटा है, एक बार बच्चों को पढ़ा दें बहुत अच्छे से, फिर वो दोबारा से कब कोर्स लेंगे। हालांकि मुझे इस बात की परवाह नहीं है, एकदम मजाक कर रहा हूं। आप आराम से पढ़िए। और मेरे कई सारे विद्यार्थी जब ये बोलते हैं कि सर बहुत अच्छे से पढ़ लिया है अब जरूरत नहीं होती है, तो मुझे कहीं ना कहीं अंदर से खुशी होती है बहुत ज्यादा। तो हम अब देखेंगे उपलब्धि परीक्षण और निदानात्मक परीक्षण में अंतर क्या होता है। यहां से बड़ा एक अच्छा प्रश्न बनता है और परीक्षाएं में देखेंगे आप कई प्रकार से प्रश्न ये बने हैं और कई सारी परीक्षाओं में कई बार आए हैं कि निदानात्मक परीक्षण और उपलब्धि परीक्षण किस प्रकार भिन्न होती है, वो भिन्नता के कौन कौन से बिंदु हैं। तो यहां से इंपोर्टेंट चर्चा मैं शुरू करता हूं और इस चर्चा को अपने दिमाग में बसा लीजिएगा। ये तो यहां तक तो हमने निदानात्मक परीक्षणों का परिचय जाना है, उसे समझा है, उसे परिभाषित किया है अपने अनुसार और मनोवैज्ञानिकों के अनुसार। लेकिन अब असली काम हमारा यहां से शुरू होगा कि निदानात्मक परीक्षण उपलब्धि परीक्षणों से कैसे भिन्न होते हैं। ये बड़ी इंपोर्टेंट चर्चा है। तो शीर्षक हमारा डलेगा निदानात्मक परीक्षण तथा उपलब्धि परीक्षणों में अंतर। उपलब्धि परीक्षणों तथा निदानात्मक परीक्षणों
तथा निदानात्मक परीक्षणों में अंतर। ध्यान रखना बहुत श्रेष्ठ बिंदु है और मैं चाहता हूं कि यहां पर आपकी समझ सबसे ज्यादा अच्छी बने, क्योंकि निदानात्मक परीक्षण और उपलब्धि परीक्षणों का जो अंतर है वहां से इतने ज्यादा अच्छे प्रश्न बनते हैं, इतने ज्यादा अच्छे प्रश्न बनते हैं। आप जब सारी चीजों को देखेंगे समझेंगे। तो मैं इस अंतर को सारणीबद्ध करूं और सारणीबद्ध मैं करता हूं। चलिए, तो एक तरफ हम लेते हैं उपलब्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, और एक तरफ हम ले लेते हैं निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण। चलिए, तो उपलब्धि परीक्षण क्या होते हैं? हर बात को समझना है, हर बात को मैं खुद आपको समझाऊंगा, ये डिटेल से समझाऊंगा। उपलब्धि परीक्षण क्या होते हैं? ये इसको लिख दूं, ये है ना, ये ये समय विशेष पर, ये समय विशेष पर बालक ने बालक ने कितना ज्ञान या अंक या ग्रेड अर्जित किया है, अर्जित किया है, इसका निर्धारण करते हैं, इसका निर्धारण करते हैं। यानी कि समय विशेष पर एक बच्चे ने कितना ज्ञान अर्जित कर लिया है, कितने अंक है उसकी, क्या उपलब्धि है उसकी, ये निर्धारित करेंगे उपलब्धि परीक्षण। लेकिन ये निदानात्मक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण बालकों के बालकों के कम अंक या ज्ञान प्राप्त करने के कारणों का पता करते हैं। ध्यान से समझ लो, ये तय करेंगे कि बच्चे ने कितने अंक प्राप्त किए, कितना ज्ञान प्राप्त किया, कितना, बस ये तय करेंगे। लेकिन बालक ने कम अंक कम ज्ञान प्राप्त क्यों किया है, क्यों किया है, इस बात का पता करेंगे, इसका कारण का पता करेंगे। कारण का पता ये नहीं करेगा, कम अंक कम ज्ञान प्राप्त किन कारणों से हुआ है, इस बात का पता निदानात्मक परीक्षण करेंगे। नंबर 2, आप अंतर देखते जाएंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आता जाएगा। नंबर 2 क्या है? ये संज्ञानात्मक पक्ष का परीक्षण करते हैं, यह संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित होते हैं, ऐसे लिखें, ये संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित होते हैं। संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित होते हैं और ये व्यवहार के तीनों पक्षों, ये व्यवहार के तीनों पक्षों से संबंधित होते हैं। यानी कि आप देख रहे हैं, टक्कर से टक्कर मिलेगी। ये कितना समय विशेष विशेष पे कितना ज्ञान अर्जित किया, इसका पता करेंगे। ये पता करेंगे कि कम अंक कम ज्ञान क्यों प्राप्त किया, ये उसके कारणों को पता करेंगे। ये केवल संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित होंगे, बौद्धिक क्षमता के पक्ष से संबंधित होंगे, और ये तीनों पक्षों से, यानी कि ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, तीनों पक्षों से, मतलब आप समझ रहे हैं, ज्ञानात्मक,
भावात्मक क्रियात्मक। यानी कि बच्चे को ऐसा तो नहीं है कि कोई भावनात्मक तौर पे कोई टेंशन हो, बच्चे को ऐसा तो नहीं है कि कोई अभिप्रेरणा की कमी हो, कोई अंदर से कोई अभिरुचि का मामला तो नहीं है, योग्यता का मामला तो नहीं है। ये सारी चीजें इसके अध्ययन के अंतर्गत आएंगी निर्धारणात्मक परीक्षण के दायरे में, और इसके दायरे में केवल संज्ञानात्मक पक्ष आएगा। और यहां से एक बड़ा अच्छा तीसरा बिंदु बन जाता है। आपको पता है कि जो केवल संज्ञानात्मक पक्ष से होता है संबंधित, उसकी प्रकृति मात्रात्मक होती है, लेकिन जो तीनों पक्षों से संबंधित होता है वो मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक होता है। तो तीसरा अंतर बनेगा, और ये समझ आपको बहुत अच्छे से बनानी है, क्योंकि प्रश्न जब परीक्षा में आता है कि निदानात्मक परीक्षण के संबंध में कौन सा ही कथन सत्य है, कौन सा ही कथन सत्य नहीं है, तो ये सारी विशेषताएं जो आप पढ़ चुके होती हो, यही आपके सबसे ज्यादा काम आती है, ये आपको सबसे ज्यादा वहां पे निर्णय लेने में आपको सहायता देती है। तो मैं इस तीसरे वाले को यहीं लिख देता हूं तुरंत, जिससे कि फिर अपना चौथा, चलिए तो ये अपना तीसरा, इनकी प्रकृति, इनकी प्रकृति मात्रात्मक होती है, मात्रात्मक होती है उपलब्धि परीक्षणों की, है ना, क्योंकि जो संज्ञानात्मक पक्ष है वो केवल मात्रात्मक है, और इनकी प्रकृति, इनकी प्रकृति मात्रात्मक प्लस गुणात्मक होती है। वैसे अगले पेज पे लिख देता तो सही रहता, लेकिन आप देख देख पा रहे हैं, हाँ मुझे दिख रहा है, पढ़ लेंगे। तो इनकी प्रकृति मात्रात्मक होती है, इनकी प्रकृति मात्रात्मक होती है और इनकी प्रकृति गुणात्मक। अंतर वापस समझो, ये समय विशेष पे कितना ज्ञान अर्जित किया इसका पता करेंगे, इस ये पता करेगा कि कम अंक कम ज्ञान क्यों प्राप्त किया, उस कारण का पता करेंगे। ये केवल संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित होंगे, ये संज्ञानात्मक भावात्मक क्रियात्मक तीनों पक्षों से, और जो तीनों पक्षों से संबंधित होगा वो मात्रात्मक और गुणात्मक, क्योंकि ज्ञानात्मक तो होता है मात्रात्मक और भावात्मक क्रियात्मक होते हैं गुणात्मक, तो ये गुणात्मक भी होगा, ये केवल मात्रात्मक होगा। अगला अंतर, अंतर नंबर 4, इधर उपलब्धि परीक्षण और इधर निदानात्मक परीक्षण। चलिए 4 नंबर क्या होगा, इंपोर्टेंट, चौथा, ये सीखने के लिए, ये सॉरी, उपलब्धि परीक्षण सीखने का, ये सीखने का आकलन है, ये सीखने का आकलन है, और ये सीखने के लिए आकलन है, ये सीखने के लिए आकलन है। और ये आपको पता है अच्छे से, सीखने का आकलन, ऐसा आकलन जो इस बात का पता कर रहे हैं कि बच्चे को कितना आता है, कितना सीखा है, और ये इसलिए किए जाते हैं निर्धारणात्मक परीक्षण, ये इस बात का पता करते हैं कि उसको सिखाना कैसे है, उसके अधिगम अवरोधक क्या है। तो ये सिखाने के लिए किए गए हैं, और ये कितना बच्चा सीखा है इसके लिए किए गए हैं। अगला 5वां, ये प्रक्रिया के अंत में बालकों को उपलब्धि या ग्रेड देते हैं, उपलब्धि या ग्रेड देते हैं, और ये अधिगम अवरोधकों को पहचान कर, अधिगम अवरोधकों को पहचान कर उन्हें दूर करने का परामर्श देते हैं, दूर करने का परामर्श देते हैं।
यानी कि ये उपलब्धि या ग्रेड देंगे, उपलब्धि परीक्षण, उपलब्धि देंगे, ग्रेड देंगे, अंक देंगे, जो भी देंगे, और ये उपलब्धि अंक ग्रेड नहीं देंगे, ये अधिगम अवरोधकों को पहचानेंगे और उन्हें दूर करने का परामर्श देंगे। ये निदानात्मक परीक्षण। एक अच्छा प्रश्न जो सेकंड ग्रेड परीक्षा में एक बार आया था कि उपलब्धि परीक्षणों में प्रश्न किस क्रम में होते हैं, निदानात्मक परीक्षण में प्रश्न किस क्रम में होते हैं। तो अगला छठवां, उपलब्धि परीक्षणों में, उपलब्धि परीक्षणों में प्रश्न सरल से कठिन, सरल से कठिन, यानी कि जिसे हम कहेंगे कठिनाई के क्रम में, कठिनाई के क्रम में होते हैं, कठिनाई के क्रम में होते हैं। आप देखते हो साधारण तौर पे आप जो भी परीक्षा आप देते हो, बोर्ड परीक्षा देते हो, स्कूल की परीक्षा देते हो, वहां पे आपने देखा है सबसे पहले आपके सरल प्रश्न आएंगे, एक एक नंबर के आते हैं, फिर उसके बाद थोड़े से कठिन आते हैं, थोड़े बड़े आते हैं, फिर उससे कठिन और सबसे अंत में सबसे कठिन। सरल से कठिन उपलब्धि परीक्षण, जो बोर्ड परीक्षा का जो पेपर है, स्कूल की वार्षिक अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है, वो सारे उपलब्धि परीक्षण तो है ही, और उनमें प्रश्न सरल से कठिन की ओर जाते। ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े प्रश्न तो प्रारंभ में रख दिए एक एक नंबर के लास्ट में, ऐसा नहीं होता है। सरल प्रश्नों से प्रारंभ होता है, मध्यम प्रश्नों से होते हुए अंत में आप कठिन प्रश्नों तक जाते हो। तो ये ध्यान रखना है कि उपलब्धि परीक्षणों में प्रश्न जो होते हैं वो कठिनाई के क्रम में होते हैं, सरल से कठिन होते हैं, लेकिन निदानात्मक परीक्षणों में जो प्रश्न होते हैं, निदानात्मक परीक्षणों में, निदानात्मक परीक्षणों में प्रश्न, अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, ध्यान रखेंगे, सीखने के क्रम में होते हैं, सीखने के क्रम में होते हैं। तो सीखने का, कठिनाई का क्रम, सीखने का क्रम, उपलब्धि परीक्षण में कठिनाई के क्रम में, इसमें सीखने के क्रम में। सीखने का क्रम क्या हुआ, सीखने के क्रम में सरल कठिनता का ध्यान नहीं रखा जाएगा, सीखने के क्रम में केवल यह ध्यान रखा जाएगा कि बच्चे को पहले क्या समझाएं, उसके बाद क्या समझाएं, क्या समझाने से पहले क्या समझाना जरूरी है। वो सरल या कठिन कुछ भी हो सकता है, वहां कठिनाई का क्रम ध्यान नहीं रखा जाता, सीखने का क्रम ध्यान रखा जाता है। और यहां इसमें जो होता है वो एक कठिनाई का क्रम ध्यान रखा जाता है। तो कितने अंतर हो गए हमारे, 6। अगला अंतर, प्रमुख अंतर, एक और अंतर, उपलब्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण और निदानात्मक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण। तो कितने हो गए हमारे, 6। सातवां, सातवां आएगा। चलिए सातवां देखो, सातवां, और सातवें को मैं एक बार बोल दूं कि एक बालक सीखने के लिए कितना अभिप्रेरित है, उसकी अभिप्रेरणाएं क्या है, उसके अंदर कितना सीखने को लेकर के रुचियां हैं, इस बात को जानना, इनका, इस बात से इनको कोई मतलब नहीं होता है। उसके सीखने की परिस्थितियां क्या है, सीखने की लिए कितना प्रेरित है, इस बात को जानना इसका काम नहीं होता है उपलब्धि परीक्षणों का। ये तो सीधे ये तो बताएंगे कि तेरे को आता है, ये तेरे को नहीं आता है। ये नहीं बताएंगे कि तू कितना प्रेरित है, कितना अंदर से तेरी तेरी अधिगम परिस्थितियां कितनी अनुकूल है, कितना तू पढ़ने के योग्य है, ऐसा कुछ बताते नहीं है। ये निर्णय इस बात का नहीं देंगे, ये निर्णयात्मक है, ये सुझाव देने वाले होते, ये सुझाव इसको भी मैं लिख देता हूं। अभी एक और मुझे, चलो बड़ा वाला तो मैं भी लिखता हूं, इनकी प्रकृति, इनकी प्रकृति निर्णायक है। ये बात बात करते ध्यान आ गया मेरे को, इनकी प्रकृति निर्णायक है और इनकी प्रकृति सुझावात्मक है, इनकी प्रकृति सुझावात्मक है। अब मैं वो बड़ा वाला अंतर एक और है, 8वां, चलो 8 हो जाएंगे। एक बालक के सीखने
की परिस्थितियां क्या है, सीखने की परिस्थितियां क्या है, वह कितना वह कितना अभिप्रेरित है, वह कितना अभिप्रेरित है, यह जानना यह जानना उपलब्धि परीक्षणों का काम नहीं होता। उपलब्धि परीक्षणों का काम नहीं होता। समझ रहे हैं कि एक बालक के सीखने की परिस्थितियां क्या हैं, वो सीखने के लिए कितना अभिप्रेरित है, ये जानना इसका काम नहीं होता है। उपलब्धि परीक्षणों का, निदानात्मक परीक्षणों का यही काम होता है। ये जो इसका काम नहीं है, ये जानना ही इनका काम है। निदानात्मक परीक्षणों को इससे बड़ा मतलब होता है कि एक बालक के सीखने की परिस्थितियां क्या हैं, एक बालक कितना सीखने के लिए अभिप्रेरित है, क्योंकि तभी तो वो कारणों का पता लगेगा कि वो कोई भावनात्मक कारण तो नहीं है, कोई ऐसे सामवेगिक कारण तो नहीं है। तो मैं इसको पूरा कर दूं, इसको इधर, बालक के सीखने की परिस्थितियां, बालक की सीखने की परिस्थितियां तथा अभिप्रेरणा स्तर को जानना, अभिप्रेरणा स्तर को जानना निदानात्मक परीक्षणों का प्रमुख काम है। निदानात्मक परीक्षणों का प्रमुख काम है। ये इनका प्रमुख काम है। इनका काम है ही नहीं ये वाला काम, ये इनका प्रमुख काम है। तो निदानात्मक परीक्षण, उपलब्धि परीक्षणों के ये 8 प्रमुख अंतर, बड़े महत्वपूर्ण अंतर मैंने आपको लिखाए हैं। अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण चर्चा से निकल करके हम लोग निकले हैं। तो एक बार निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक शिक्षण को एक बार पूरा हम देख लेते हैं। उपचारात्मक शिक्षण तो आगे आएगा। पार्ट 1 मैं पार्ट 1 लिख देता हूँ। पार्ट 1 लिख देता हूँ, चलिए, जिससे आपको याद रहेगा थोड़ा सा। तो मैं पार्ट 1, चलो, तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और कम से कम 3 पार्ट इसके आएंगे। तो क्या था निदानात्मक परीक्षण? हमने कहा निदान डायग्नोसिस होता है, उपचार जो होता है वो रेमेडी होता है। तो व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत इस बात को बोलते हैं कि कौन बालक कमजोर है, कौन बालक प्रतिभाशाली है, कौन पिछड़ा है, कौन औसत है, इस बात का पता हम सामान्य परीक्षणों से लगा सकते हैं। लेकिन कमजोर बालक की कमजोरी का कारण क्या है, इस बात का पता सामान्य उपलब्धि परीक्षण नहीं लगा पाएंगे। उसके लिए हमको विशेष परीक्षण लेने पड़ेंगे। तो ये जो प्रश्न होता है कि क्या निदानात्मक परीक्षण अलग प्रकार के होते हैं जो सामान्य परीक्षण होते हैं, तो हमारा उत्तर था हाँ, अलग प्रकार के होते हैं। और सामान्य परीक्षणों से भिन्न ऐसे विशेष परीक्षण जो न केवल बालकों की कमजोरी के कारणों का पता करते हैं, बल्कि उनका समाधान कैसे किया जाएगा ये भी विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं, समाधान का परामर्श प्रस्तुत करते हैं। तो ये बात हमने की और हमने इस बात को यहां से समझा कि प्रमुख जो अंतर होता है उपलब्धि परीक्षणों में और निदानात्मक परीक्षण में, वो उद्देश्यों का अंतर होता है। निदानात्मक परीक्षण ही उपचारात्मक शिक्षण का आधार होते हैं। मैंने एक उदाहरण आपको दिया कि ऐसे आधार होते हैं कि ये बालक ऐसे गलत हल कर रहा है, तो ये उपलब्धि परीक्षण ने 0 अंक देकर के आगे बढ़ गया कि इसको कुछ नहीं मिलेगा। निदानात्मक परीक्षण ने इसकी त्रुटि का विश्लेषण किया और विश्लेषण करके जो कारण निकाले, इन कारणों के आधार पे उपचारात्मक शिक्षण की योजना बनेगी। तो ये काम हमने किया। उसके बाद हमने कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं देखी। ये महत्वपूर्ण परिभाषाएं आपको बहुत अच्छे से, कार्टर वुड की परिभाषा, योकम सिम्पसन की परिभाषा, ब्रूकर मेलवी की परिभाषा, ये आपको अच्छे से समझनी है। उसके बाद हमने एक प्रमुख सारणी देखी, ये बड़ी अंतर की सारणी। यहाँ से बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, चाहे वो सेकंड ग्रेड परीक्षा हो, चाहे वो रीट परीक्षा हो, चाहे कोई सी भी परीक्षा हो, सीटेट परीक्षा हो, वहां पर इस प्रकार के प्रश्न बहुत ज्यादा अच्छे से उठते हैं कि निदानात्मक परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण में प्रमुख अंतर क्या क्या होते हैं। मतलब एक कथनात्मक प्रश्न आता है, वहां पे आपकी ये समझ बड़ा काम करती है और ये बहुत अच्छे से, ये समय विशेष पे बच्चे ने कितना
ज्ञान कितने अंक अर्जित किए इसका पता करेंगे, तो ये इस बात का पता करेंगे कि वो कम अंक कम ज्ञान कैसे आया है। ये केवल संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित होंगे, ये संज्ञानात्मक के साथ साथ भावात्मक, क्रियात्मक तीनों पक्षों से संबंधित होंगे। और चूंकि ये संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है, इसलिए ये केवल मात्रात्मक होगा, और ये तीनों पक्षों से संबंधित है तो मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होगा। अगला, ये सीखने का आकलन है, ये बताएंगे असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, ये असेसमेंट फॉर लर्निंग है। और आपको याद है मैंने सीसीई प्रक्रिया में ये बताया था कि जो योगात्मक आकलन होते जो अंत में लिए जाते, वो ये अंत में ही तो लिए जा रहे हैं, ये अंत के ही तो हैं, वो सीखने का आकलन होते हैं। लेकिन संरचनात्मक आकलन जो मध्य में लिए जाते हैं वो सीखने के, तो संरचनात्मक आकलन जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं वो सीखने के लिए आकलन होते हैं, ये भी सीखने के लिए आकलन होते हैं। क्योंकि इन दोनों का उद्देश्य, उसका भी और इसका भी उद्देश्य ये है कि आकलन इसलिए करें ताकि बच्चों को कैसे सिखाया जाए, इसलिए सीखने के लिए आकलन है। और ये प्रक्रिया के अंत में उपलब्धि या ग्रेड देते हैं, ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करते हैं, अधिगम अवरोधकों की पहचान करते हैं, दूर करने का परामर्श देते हैं। और ये इनके प्रश्न जो होते हैं कठिनाई के क्रम में सरल से कठिन होते हैं, इसके प्रश्न सीखने के क्रम में होते हैं, सीखने के क्रम में। और लास्ट जो पेज था कि इनकी प्रकृति निर्णायक है और इनकी प्रकृति सुझावात्मक है। और एक बालक कितना अभिप्रेरित है सीखने के लिए, उसके अधिगम की परिस्थितियां क्या हैं, इस बात से इनको कोई मतलब नहीं होता है, और इस बात से इनको मतलब ही मतलब होता है। तो विद्यार्थियों, ये पहले खंड में निदानात्मक परीक्षण और उपलब्धि परीक्षण किस प्रकार से भिन्न है, निदानात्मक परीक्षण है क्या, परिभाषाएं क्या है, मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं, हम क्या समझते हैं, और उपलब्धि परीक्षण से किस प्रकार भिन्न है, इस बात पे मैंने समझ बनाने का प्रयास किया है। अच्छी समझ निश्चित तौर पर बनेगी आपकी। अगले वीडियो में निदानात्मक परीक्षण का आगे का खंड लेकर के मैं आपके साथ आपके सामने मिलता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।